तो ये टाइटल देखते हैं हम, जस्ट इन केस। ये टाइटल जो है एक ईडियम होती है हमारी, जस्ट इन केस। इसका मतलब होता है कि जो कुछ बुरा हो सकता है उस उससे प्रोटेक्ट करना, उससे बचाना, उसको बोलते हैं जस्ट इन केस। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, छाता तो ले जाओ, जस्ट इन केस कि शायद आपको ज़रूरत पड़ जाए इस छाते की। दूसरा उदाहरण देखो, मान लो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अरे यार डिक्शनरी रख लो यार, क्या पता कोई डिफ़िकल्ट मीनिंग आ जाए। तो मैं आपसे कहूँ, क्या कहूँगा कि डिक्शनरी रख लो यार, जस्ट इन केस, शायद ज़रूरत पड़े। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, जस्ट इन केस। अब इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे ना हम तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखना। इसको अगर हम कहें कि जस्ट इन केस, तो इसको हम कहेंगे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट समथिंग बैड दैट कुड हैपन, कि कुछ भी जो बुरा हो सकता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना। इट इज़ टाइम द टीनेबिलिटी ऑफ द भीमा कोरेगांव केस वाज एग्जामिन्ड बाय कोर्ट्स। देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, इट इज़ टाइम, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसका जो अर्थ निकलता है ना, वो निकलता है प्रेजेंट के संदर्भ में, यानी कि प्रेजेंट की कोई बात को आप इस तरह से बता सकते हो, इट इज़ टाइम प्लस पास्ट वर्ब, इट इज़ टाइम प्लस पास्ट वर्ब। अब देखो इसका उदाहरण के रूप में समझना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने कहा, इट इज़ टाइम वी वेंट होम। ध्यान से देखना इसे, इट इज़ टाइम वी वेंट होम। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यह सही समय है, या फिर समय हो गया है कि हम घर चलें। इट इज़ टाइम वी वेंट होम, समय हो गया है या फिर ये बिल्कुल ठीक समय है कि हम घर चलें। तो इस तरह से इट इज़ टाइम प्लस पास्ट वर्ब का हम जब यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपको प्रेजेंट के बारे में ही बताता है। इसके माध्यम से हम ये बताते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल राइट टाइम है, या बिल्कुल समय हो गया है कि ऐसा कर लें। तो अब देखो इस वाक्य को समझते हैं। यहाँ पे इस शब्द को देख लेते हैं पहले तो, टीनेबिलिटी। इसका मतलब होता है अगर कोई चीज़ टीनेबल है, उसका मतलब है अगर कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाता है या कोई सिचुएशन है वो टीनेबल है, तो इसका मतलब है आप ये मानते हो कि ये सिचुएशन जो है रीज़नेबल है, वाजिब है, यानी कि इसे जो है सपोर्ट किया जा सकता है ना, इसका समर्थन किया जा सकता है। इट इज़ टाइम द टीनेबिलिटी ऑफ भीमा कोरेगांव केस वाज एग्जामिन्ड बाय कोर्ट्स। तो इसका मतलब ये हुआ इस लाइन का कि ये बिल्कुल ठीक समय है, या फिर आप कह सकते हो कि बिल्कुल समय आ गया है या समय हो गया है कि भीमा कोरेगांव मामले की अदालतों के द्वारा जांच की जाए, यानी कि ये देखा जाए कि ये जो पूरा की पूरा मामला है ये टीनेबल है या नहीं है, यानी कि ये वाजिब है या नहीं है। द ग्रांट ऑफ बेल टू द 82-year-old तेलुगु पोइट एंड एक्टिविस्ट। ग्रांट का मतलब है प्रदान करना, बेल हो गया जमानत। तो 82 वर्षीय तेलुगु पोइट और कार्यकर्ता जिनका नाम है वारवरा राव, इनको जमानत दी गई है। और जमानत का आधार क्या है, ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, कि मेडिकल ग्राउंड्स के, है ना, यानी कि भाई ये जो आप कह सकते हो इनको चिकित्सा, यानी कि ये चिकित्सकीय दृष्टि से जो है इनको जमानत दी गई है, ठीक है। ऑन मेडिकल ग्राउंड्स इज़ अ वेलकम रिलीफ। तो ये जो जमानत देना है ये क्या है, इज़ अ वेलकम रिलीफ, यह एक स्वागतपूर्ण राहत की बात है। टू किसके लिए, एट लीस्ट कम से कम, वन ऑफ दोज कम से कम उनमें से एक व्यक्ति के लिए, अरेंड, अरेंड का मतलब होता है किसी पे आरोप लगाना। तो यहाँ पे अरेंड का मतलब है आरोपित, जिस पे आरोप लगाया गया। इन द कंट्रोवर्शियल का मतलब है विवादास्पद, भीमा कोरेगांव केस अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम UAPA। ये जो लिखा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हम UAPA, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम। तो इस अधिनियम के तहत,
और ये अधिनियम कब लगाया गया? भीमा विवादास्पद भीमा कोरेगांव केस में यूएपीए का प्रयोग करते हुए जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उनमें से कम एक व्यक्ति के लिए ये जो जमानत दी गई है, तो ये राहत की बात है और ये स्वागतपूर्ण है। आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइटली इग्नोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उचित किया और बिल्कुल ठीक किया और इस बात को इग्नोर किया है ना। इग्नोर का मतलब है इस बात को नज़रअंदाज कर देना, इस बात की उपेक्षा कर देना। द आर्ग्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है की ओर से, की तरफ से। द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, उन आर्ग्यूमेंट्स को इग्नोर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, जमानत दी। क्या आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे एनआईए के द्वारा? एनआईए के द्वारा किए गए आर्ग्यूमेंट्स में कहा गया था दैट कि एज इज़ नॉट अ फैक्टर, कि ये जो उम्र है ये कोई फैक्टर नहीं है, ये कोई कारक नहीं है। इन कंसीडरिंग, कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। इन कंसीडरिंग ग्रांट ऑफ बेल फॉर वन, यहाँ पे वन आया है एक ऐसे व्यक्ति के लिए ना, वन का हम प्रयोग करते हैं जनरल व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए, है ना। तो एनआईए की तरफ से आर्गुमेंट दिया गया था कि ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि इन्वॉल्व्ड है, शामिल है, इन एन अटेम्प्ट, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसा प्रयास किया है, टू ओवरथ्रो, ओवरथ्रो का मतलब होता है उखाड़ फेंकना, द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसे सिर्फ उम्र के आधार पर जमानत देना ठीक नहीं है। ये बात एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। एंड, और क्या कहा था एनआईए ने? एंड दैट, और एनआईए ने कहा था कि हिज मेडिकल कंडीशन, कि उस व्यक्ति की जो चिकित्सा स्थिति है, मेडिकल कंडीशन है, इज नॉट सीरियस एनफ, वो उतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, यानी कि व्यक्ति जो है कि भाई बहुत ही गंभीर रूप से बीमार नहीं है। तो ये आर्गुमेंट जो है एनआईए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था कि भाई व्यक्ति जो है उसकी मेडिकल कंडीशन भी इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ उम्र के आधार पर जमानत देने का विचार करना ठीक नहीं है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में इन्वॉल्व है। इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, एक तो ये याद रखना कैन और नोट को हम अलग अलग नहीं लिखते। जब कैन के साथ हम नोट का प्रयोग करते हैं ना तो साथ में लिखा जाता है इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन, इट कैन नॉट बी फॉरगॉटन। तो आगे देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि यह नहीं भुलाया जा सकता है कि ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट, ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट, कि ये जो जनजाति या फिर ये जो आदिवासी लोग हैं उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे जिनका नाम था फादर स्टैन स्वामी, अनदर, एक और, ऑक्टोजिनेरियन का मतलब होता है 80 वर्षीय। आगे देखते हैं। हु वाज अरेस्टेड इन द सेम केस, फादर स्टैन स्वामी जो कि एक कार्यकर्ता हैं, जनजातियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले, और ये भी 80 वर्षीय थे और इन्हें भी भीमा कोरेगांव केस में जो है गिरफ्तार किया गया था। डाइड ऑफ पुअर हेल्थ, इनकी मृत्यु खराब स्वास्थ्य के कारण हो गई थी। डाइड ऑफ पुअर हेल्थ। इवन वाइल हिज पेटिशन का मतलब होता है याचिका, इवन यहाँ तक कि, वाइल जबकि, हिज पेटिशन फॉर बेल, फादर स्टैन स्वामी की जमानत के लिए याचिका जो है, ऑन हेल्थ ग्राउंड्स, यानी कि उनकी जो जमानत याचिका है वाज बीइंग हियर्ड, वो सुनी जा रही थी। यानी कि फादर स्टैन स्वामी की जमानत याचिका की उन्होंने जमानत की मांग की थी उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स के आधार पर, और उनकी याचिका पर जो है सुनवाई चल ही रही थी कि इसी बीच फादर स्टैन स्वामी की जो है मृत्यु हो गई। तो इसे भी हम नहीं भूल सकते ना।
इन मिस्टर राव केस, कि वारवरा राव का जो केस है, ही वॉज टेकन इन टू कस्टडी इन अगस्त 2018, उन्हें जो है हिरासत में लिया गया। कब? अगस्त 2018 में। एंड ग्रांटेड इंतरिम बेल फॉर 6 months ऑन हेल्थ ग्राउंड्स इन फरवरी 2021। अगस्त 2018 में इन्हें हिरासत में लिया गया, और उसके बाद में क्या हुआ कि फरवरी 2021 में स्वास्थ्य के आधार पर 6 महीने के लिए इन्हें अंतरिम जमानत दी गई। इस अंतरिम का मतलब होता है टेम्पररी, अस्थायी। द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड सेट अ डेट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तिथि निर्धारित कर दी थी वारवरा राव के लिए, टू रिटर्न टू कस्टडी आफ्टर ट्रीटमेंट, कि वे अपने ट्रीटमेंट के बाद, इलाज के बाद वापस हिरासत में लौट आएं। बट इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड, एक्सटेंड का मतलब होता है और बढ़ा देना और विस्तार कर देना, जैसे तारीख को और बढ़ा दिया गया। लेकिन ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने तारीख तय की थी उनके वापस हिरासत में लौटने की, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसे जो है टाइम टू टाइम बढ़ाया गया उस तारीख को। हैविंग रिगार्ड टू हिज एज, हैविंग रिगार्ड टू हिज एज, इसका मतलब हुआ उनकी उम्र को देखते हुए। हैविंग रिगार्ड टू, रिगार्ड का मतलब विचार करना, कंसीडर करना। उनकी उम्र पर विचार करते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ नाउ रिमूव्ड द टाइम लिमिट, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या किया है, ये जो समय सीमा थी उनकी जमानत की उसको हटा दिया है। एंड गिवन हिम रेगुलर बेल, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रेगुलर जमानत दे दी है, जो नियमित जमानत होती ना वो जमानत उन्हें अब दे दी गई है। आगे देखते हैं। ऑलबेट का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। विथ द कंडीशंस दैट ही स्टे इन मुंबई, हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दी गई है उनमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? दैट ही स्टे का मतलब है रहना, दैट ही स्टे इन मुंबई, कि वह मुंबई में रहें। एंड नॉट टू गेट इन टच विथ विटनेसेस, और जो गवाह हैं उनके संपर्क में न आए। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो टेकन नोट ऑफ, देखो टेक नोट ऑफ इसका मतलब होता है इस बात को अपनी जानकारी में लेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी अपनी जानकारी में लिया है। किस बात को? इस तथ्य को, द फैक्ट दैट, कि द चार्ज शीट का मतलब होता है आरोप पत्र, जो कि पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अदालत में। दैट द चार्ज शीट हैज़ बीन फाइल्ड इन द केस, कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखा कि इस केस में पुलिस के द्वारा चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी गई है। बट द ट्रायल कोर्ट, ट्रायल का मतलब होता है सुनवाई, ट्रायल कोर्ट का मतलब होता है वो अदालत जो सुनवाई कर रही है। इज येट का हम प्रयोग करते हैं कि कोई काम अभी हुआ नहीं है, अभी होना बाकी है। टू फ्रेम चार्जेस का मतलब है आरोप, फ्रेम का मतलब है निर्मित करना या फिर तय करना। पुलिस के द्वारा चार्जशीट अदालत में प्रस्तुत कर दी गई है, लेकिन सुनवाई करने वाली अदालत के द्वारा अभी आरोपों को तय करना है, यानी कि ट्रायल कोर्ट ने अभी आरोपों को तय नहीं किया है। फर्दर का हम प्रयोग करते हैं कुछ बोलते हुए, कुछ और आप ऐड करना चाहते हो अपनी बात में, ना। फर्दर, देयर इज़ नो क्लेम दैट ही मिसयूज्ड द इंतरिम बेल इन एनी वे। इन एनी वे का मतलब होता है किसी भी रूप में, है ना। इन एनी वे का मतलब होता है कि भाई किसी भी तरह या किसी भी रूप में, ना। तो फर्दर यानी कि इसके अलावा, एडिशनली, देयर इज़ नो क्लेम, इस तरह का भी कोई दावा नहीं है कि वारवरा राव ने, उन्होंने किसी भी तरह से अंतरिम जमानत का दुरुपयोग किया, यानी कि उन्हें जो जमानत मिली थी ना उसका उन्होंने दुरुपयोग किया हो, इस तरह का भी कोई दावा नहीं है। द ऑप्शंस ऑफ एन अक्यूज्ड टू गेट बेल अंडर UAPA आर लार्जली लिमिटेड का मतलब है यहाँ पे बहुत ही सीमित होना, टू हेल्थ ग्राउंड्स, कि जो आरोपी
यूएपीए के तहत जमानत पाने के लिए एक आरोपी व्यक्ति जो होता है उसके पास जो ऑप्शंस होते हैं वे काफ़ी हद तक सीमित हैं और बहुत ही मतलब हेल्थ ग्राउंड्स के आधार पे आपको जमानत मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो जमानत आपको नहीं मिल सकती। बिकॉज क्योंकि बेल ऑन मेरिट्स इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट। बिकॉज आगे देखते हैं, बेल ऑन मेरिट्स इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट्स। देखो जब आप बोलते हो ना किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आपने कहा कि ऑन मेरिट्स, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जब आपने कहा किसी चीज़ के लिए ऑन मेरिट्स, तो आपने क्या किया, कोई केस लिया और उस केस की टेक्निकलिटीज़ में जाए बगैर, उस केस की जो प्रोसीजरल डिटेल्स हैं उन पे जाए बगैर आपने केस को जो है डिसाइड कर दिया और जमानत देना है तो दे दी और नहीं दिया तो नहीं देनी है तो नहीं दी। तो बिकॉज बेल ऑन मेरिट्स इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू गेट, कि भाई ऐसे मामले में क्या होता है, खास करके यूएपीए के तहत जो केसेस बुक किए जाते हैं उनमें जमानत पाना जो है लगभग इम्पॉसिबल है। जनरली क्या होता है कि जैसे कोई केस जज के सामने आता है तो जज क्या है, एक जनरल वे में उसे देखता है और जनरल वे में देख के उस केस को डिसाइड उसके बारे में जो है जमानत जो है दे देता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है ना यूएपीए में ना, कि भाई आप जो है सिर्फ मेरिट्स के आधार पे, मेरिट्स का मतलब हुआ यहाँ पे कि भाई ये जो केस है अगर हम इसके राइट्स और रॉन्ग्स की बात करें बिना इसकी प्रोसीजरल डिटेल्स में जाए बगैर, है ना, तो उसको बोलेंगे, है ना। आगे देखते हैं, अंडर दिस लॉ, कि भाई इस यूएपीए के तहत क्या होता है, द अक्यूज्ड जो आरोपी होता है हैव टू का प्रयोग करते हैं हम कि भाई आपको ऐसा मतलब एक ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए ना, हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो यूएपीए के तहत आरोपी को ये प्रदर्शित करना पड़ता है कि द अलिगेशंस मेड अगेंस्ट देम, कि जो आरोप उनके खिलाफ लगाए गए हैं इन द पुलिस वर्जन इज़, यानी कि पुलिस के द्वारा उनके खिलाफ जो आरोप तय किए गए हैं, इज़ प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी का मतलब होता है प्रथम दृष्टया, पहली नज़र में देखने पे आपको क्या प्रतीत होता है उसको बोलेंगे प्राइमा फेसी। नॉट ट्रू, तो आरोप जो हैं वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है। ये बात किसे जो है साबित करनी पड़ती है, अक्यूज्ड को, आरोपी को। दिस ऑनरस कंडीशन, देखो ऑनरस का मतलब होता है बहुत ही भारी, बहुत ही बोझिल। तो ये जो इतनी भारी कंडीशन है, इज़ नॉट ईजी टू फुलफ़िल, इसे पूरा करना आसान नहीं है। यानी कि आपने क्या किया, यूएपीए के तहत अब इस बात को आपने जो है पूरी तरीके से आरोपी व्यक्ति को डाल दिया कि आरोपी व्यक्ति जो है ये बताए कि पुलिस ने उसके खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो प्रथम दृष्टया सच नहीं है। अब प्राइमा फेसी तो सच ही प्रतीत होते हैं, वो तो जांच होती है जब पूरी, तब पता चलता है, धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, सबूत गवाह प्रस्तुत होते हैं। स्पेशली आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन एनआईए, अब ये जो कंडीशन है ना तो ये आसान नहीं है, और ख़ास करके आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट इन एनआईए वर्सेस जहूर अहमद शाह वाताली रूल। एक मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वाताली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक फैसला दिया था, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट वाइल कंसिडरिंग बेल, कि जमानत के ऊपर विचार करने के दौरान द कोर्ट शुड नॉट गो डीप, गो डीप का मतलब है और गहरे जाना, है ना, बिल्कुल गंभीरता से विचार करना किसी बात के बारे में। should not go deep into the material against a person and must decide whether the prosecution case was true based on the broad probabilities। broad का मतलब हो गया यहाँ पे व्यापक, विस्तृत, और probabilities का मतलब हो गया यहाँ पे संभावनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि भाई इस तरह का केस अगर आता है और आपको जो है जमानत देनी है, तो जमानत देते वक्त अदालतों को क्या करना चाहिए, शुड नॉट गो डीप इनटू द मटेरियल, कि व्यक्ति के खिलाफ
क्या मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स में न जाते हुए ये डिसाइड करना चाहिए और मस्ट ज़रूर करना चाहिए कि द प्रोसिक्यूशन केस, यानी कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो अभियोग लगाने वाले हैं, उनकी तरफ से जो अभियोग लगाए गए हैं क्या वे सत्य प्रतीत होते हैं। किस आधार पे? ऑन ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़, कि व्यापक संभावनाओं पर विचार करते हुए जो आरोप तय किए गए हैं क्या वे जो है सत्य नज़र आते हैं। इस आधार पर जो है जमानत को डिसाइड करना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। हाउएवर, हालांकि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंडीड गॉट अराउंड दिस लिमिटेशन, कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंडीड यानी कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में, गॉट अराउंड का मतलब है किसी चीज़ के आसपास पहुंचना, गॉट अराउंड का मतलब है सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष के पास पहुंचा, दिस लिमिटेशन यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस जमानत को काफ़ी लिमिटेड कर दिया, काफ़ी सीमित कर दिया, बाय ट्रीटिंग एनी लॉन्ग डिले इन होल्डिंग द ट्रायल, by treating any long delay in holding the trial and violation of fundamental rights as grounds to grant bail even in UAPA cases। यहाँ तक कि, even in आया है ना यहाँ पे, इसका मतलब है यहाँ तक कि UAPA से संबंधित जो केस हैं उनमें जमानत देने की बात कही गई। और कौन से आधारों पर जमानत देने की बात की गई? द वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन। एक और कौन सी बात है? एनी लॉन्ग डिले इन होल्डिंग द ट्रायल। होल्ड का मतलब है आयोजित करना किसी चीज़ को, ट्रायल का मतलब है सुनवाई। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने इन बातों को भी जो है अपने ध्यान में रखा, ठीक है, कि भाई हालांकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो UAPA मामले हैं इनमें भी जमानत देने के आधार के रूप में मुकदमे में लंबी देरी और ये जो मौलिक अधिकार हैं इनके उल्लंघन जो है इनको आधार मानकर इस सीमा को जो है पार कर लिया, ठीक है ना। द भीमा कोरेगांव केस इज एन ऑफशूट। देखो, ऑफशूट का मतलब होता है कि कोई घटना हुई और उसी से जुड़ी हुई फिर दूसरी घटना हुई, तो इस दूसरी घटना को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे दिस इज ऑफशूट ऑफ द फर्स्ट इंसिडेंट, यानी कि एक तरह से ब्रांच, ये उसी से निकली है ना, उसी से जुड़ी हुई घटना। द भीमा कोरेगांव केस इज एन ऑफशूट ऑफ द डिस्टर्बेंसेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग अ कॉमेमोरेटिव इवेंट। कॉमेमोरेटिव का मतलब होता है यादगार संबंधी, कॉमेमोरेशन का मतलब होता है यादगार, कॉमेमोरेटिव इवेंट का मतलब है कोई ऐसा इवेंट जो कि आपने किसी की याद में आयोजित किया है। तो क्या हुआ था, पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एक यादगार इवेंट जो है आयोजित किया गया था और उस दौरान जो डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले थे उन्हीं का ऑफशूट है भीमा कोरेगांव केस, यानी कि उन्हीं की ब्रांच है, उसी से जुड़ा हुआ है, उसी दौरान ये केस हुआ। आगे देखते हैं। इट वॉज यूज्ड टू रोप इन लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट्स एंड बिल्ड अ केस। अब देखो क्या हुआ कि ये जो पूरा की पूरा केस हुआ भीमा कोरेगांव केस, इस केस के अंतर्गत जो है क्या किया गया, इस केस का जो है प्रयोग किया गया। इट वॉज यूज्ड टू रॉप इन। देखो, रॉप इन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को फोर्स करना, कोई चीज़ ज्वाइन करने के लिए, है ना, टू फोर्स समवन टू ज्वाइन अ ग्रुप और बिकम इन्वॉल्व इन समथिंग। तो इस भीमा कोरेगांव केस का प्रयोग किया गया और फोर्सफुली कई जो लॉयर्स हैं और कई जो कार्यकर्ता हैं उनको इस केस में इन्वॉल्व कर लिया गया और एक केस बनाया गया। क्या केस बनाया गया इन लोगों के खिलाफ? एन अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर, अलीज्ड माओइस्ट प्लॉट, इन लोगों के खिलाफ ये केस बनाया गया कि भाई ये एक माओवादी षड्यंत्र में शामिल थे और ये माओवादी षड्यंत्र क्या था? टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट। ये माओवादी षड्यंत्र था सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। इस षड्यंत्र में
ये जो लॉयर्स थे और ये जो एक्टिविस्ट थे, इनको रॉप इन, है ना, इनको जो है फंसाया गया, इनको इन्वॉल्व किया गया। देयर आर क्रेडिबल रिपोर्ट्स, इस तरह की विश्वसनीय रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, दैट कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द केस कुड हैव बीन प्लांटेड, हो सकता है ऐसा किया गया हो, है ना, कुड हैव बीन प्लांटेड यूजिंग स्पाईवेयर। टू इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना और अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी। अब इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्पाईवेयर आया ना, स्पाईवेयर का मतलब होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर जिसे आप क्या करते हो, किसी दूसरे के कंप्यूटर में जो है डाल देते हो, और उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिस व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति के कंप्यूटर में आपने सॉफ्टवेयर को डाल दिया है, उस व्यक्ति के कंप्यूटर की सारी जानकारी, यानी कि पासवर्ड वगैरह या जो भी ऑनलाइन गतिविधियां उस व्यक्ति के द्वारा की जा रही हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये काम होता है स्पाईवेयर का। तो स्पाईवेयर एक तरीके का जासूसी सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या करता है, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन जो है ना उनको कलेक्ट करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के कंप्यूटर में आपने स्पाईवेयर डाल दिया तो फिर उस व्यक्ति के कंप्यूटर से जुड़ी हुई कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है आपको मिल जाती है। तो इस तरह की हमारे पास विश्वसनीय रिपोर्ट है ना। यहाँ पे देखते हैं आगे कि ऐसी विश्वसनीय रिपोर्ट है कि ये जो आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं, इनको फंसाने के लिए स्पाईवेयर का प्रयोग किया जा सकता था, है ना। क्रेडिबल रिपोर्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इन द केस कुड हैव बीन प्लांटेड, कि भाई ऐसा भी हो सकता था, है ना। आगे देखते हैं। इट इज़ टाइम, फिर दोबारा से देखो उसी स्ट्रक्चर का प्रयोग किया गया। इट इज़ टाइम, समय हो गया है। द कोर्ट्स एग्जामिन, और यहाँ पे ये रही आपकी सेकेंड, है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट आ गया या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग आ गया। इट इज़ टाइम द कोर्ट्स एग्जामिन, तो इसका मतलब हुआ कि समय हो गया है कि जो अदालतें हैं वे इस बात का परीक्षण करें कि किस बात का परीक्षण करें, द कोर क्वेश्चन। कोर क्वेश्चन का मतलब हुआ मूल प्रश्न। क्या है मूल प्रश्न, वेदर, कि क्या द केस इटसेल्फ इज टीनेबल। टीनेबल का मतलब है समर्थनीय, कि क्या ये केस वाजिब है, और वन, या फिर ये केस एक ऐसा है जो कि फैब्रिकेटेड है, जो कि जाली केस है, जो कि फर्जी केस है। तो अब अदालतें जो हैं इस प्रश्न को डिसाइड करें कि क्या ये केस वास्तव में न्याय संगत है, लॉजिकल है, या फिर ये फैब्रिकेटेड केस है, ये एक जाली केस है। और ये जाली केस क्यों बनाया गया, टू कॉर्नर सम एक्टिविस्ट्स, कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनको कॉर्नर करने के लिए, उनको साइड में करने के लिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनको बिल्कुल साइड में करने के लिए केस जो है जानबूझकर बनाया गया। द जुडिशरी शुड नॉट काउंटेनेंस, आगे देखते हैं। The judiciary should not countenance the prolonged incarceration of anyone in a case of doubtful validity। यहाँ पे दो तीन शब्द हैं हमारे पास। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा, बहुत लंबा। इनकार्सरेशन का मतलब होता है कारावास, इम्प्रिजनमेंट, है ना, कारावास, इम्प्रिजनमेंट, इसको बोलते हैं इनकार्सरेशन। और प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया लंबा। एक और शब्द है हमारे पास में काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अप्रूव करना, है ना, किसी चीज़ का समर्थन करना या किसी चीज़ को सपोर्ट करना, इसको बोलते हैं काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब है किसी चीज़ को अप्रूव करना या फिर किसी चीज़ को अपना समर्थन देना। तो ये जो फाइनल लाइन हमारे सामने लिखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्याय तंत्र है, जो न्यायपालिका है, इसे, जो हमारी न्यायपालिका है, इसे क्या करना चाहिए, इस तरह के केस जिनकी वैधता संदिग्ध है, डाउटफुल का मतलब हो गया संदिग्ध, और वैलिडिटी का मतलब हो गया वैधता, यानी कि इस तरह का केस जिसकी वैधता संदिग्ध है, इस तरह के केस को, है ना, इस तरह के केस जिनकी वैधता संदिग्ध है, इस तरह के मामलों में कोई व्यक्ति जो है उसे लंबे समय तक कारावास में रखने को अप्रूव
नहीं करना चाहिए। यानी कि न्याय तंत्र की तरफ से इस बात को सपोर्ट नहीं दिया जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक कारावास में रखा जाए, और ख़ास करके ऐसे केस में जिस केस की वैलिडिटी संदिग्ध है, जिस केस की वैलिडिटी डाउट में है।